तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, दिस इज, जब भी आप इस वाले टर्म को, जब भी आप इस टर्म को यूज करोगे तो ये हमेशा एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद अ सरफेस। तो जिस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, बिल्कुल उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है, और ये हमेशा एक सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा। इसको हम 5b से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है b डॉट a। ठीक है, तो b तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हो गया और a एरिया वेक्टर हो गया। जैसे सपोज करिए कि ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट आपने पहले से पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो एरिया वेक्टर, एरिया जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है, तो ये जो फ्लक्स है, बी डॉट ए, ये जो बी डॉट ए है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, बी ए कॉस थीटा, इससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फ्लक्स, और इसको जो फ्लक्स है उसको वेबर से डिनोट करता है। इसकी जो यूनिट है वो वेबर है, डब्ल्यू बी वेबर। और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, B फॉर टेस्ला एंड A फॉर मीटर स्क्वायर। ये टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, या वेबर WB से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से आप मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो आप देखिए कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितनी तरह से चेंज हो सकता है ना, वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कितने तरीके हैं, वेज टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स। फर्स्ट है कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप B1 को B2 कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको चेंज इन फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो जो डेल्टा फाई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, φ2 माइनस φ1। तो φ2 हो जाएगा B2 A cos थीटा, हम A और थीटा को नहीं चेंज कर रहे, और ये हो जाएगा B1 A cos थीटा। ठीक है, तो ये B2 माइनस B1 इंटू A cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा बी इंटू A cos। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, बी के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। दूसरा है कि अगर आप एरिया को चेंज कर दो, तो ये A1 A2 हो जाएगा। तो फिर बिल्कुल इसी तरह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा वो B A cos थीटा था। अब क्योंकि A में चेंज हो रहा है, तो आप इसको डायरेक्टली B इंटू डेल्टा A cos थीटा लिख सकते हो, और फिर ये जो डेल्टा A है ये A2 माइनस A1 cos थीटा के इक्वल है। ठीक है, और तीसरी चीज है कि अगर आप थीटा को चेंज करते हो, यानी कि थीटा 1 से थीटा 2 करते हो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा बी ए, और ये डेल्टा कॉस थीटा होगा। तो अगर थीटा को चेंज करेंगे तो ये बी ए कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 के इक्वल। ठीक है, तो आप या तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करके, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, या एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो, और या उनके बीच का बी और ए के बीच के एंगल को चेंज करके भी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, तो फैराडे ने बताया कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, किसी एरिया से एसोसिएटेड कोई मैग्नेटिक फ्लक्स है और आप उसको चेंज करते हो, तो उसके अक्रॉस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा,
और वो तभी तक रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होगा, है ना। तो ये फर्स्ट लॉ है, whenever magnetic flux associated magnetic flux associated with the surface changes, with the surface changes। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसमें चेंज दो तरह का हो सकता है, चाहे तो वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। ठीक है, तो चेंज का मतलब इंक्रीज होना ही नहीं है, उसमें डिक्रीज भी हो सकता है। तो जब भी किसी सरफेस से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, तो इसके अक्रॉस, सरफेस के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो तब तक रहेगा एंड इट लास्ट as long as there is a change in magnetic flux। तो जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तक ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो गया तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और चेंज कितनी तरह से हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, और जो सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसके चेंज होने से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d phi dt। जब भी हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो जो ईएमएफ है वो हो जाएगा k टाइम्स d phi dt। और एक्सपेरिमेंटली k की जो वैल्यू आती है, एक्सपेरिमेंटली k की जो वैल्यू होती है वो -1 आती है। तो k की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो जो ईएमएफ है वो हो जाएगा माइनस d phi dt। अभी जो माइनस साइन है इसका क्या मतलब होगा, माइनस साइन इज एक्सप्लेन्ड बाय लेंजस लॉ। तो लेंज एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस माइनस साइन को एक्सप्लेन किया। तो जो माइनस साइन है वो क्या बताता है, ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, या कहिए कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ वे, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ वे so that it can oppose the cause, it can oppose the cause of its own induction, cause of its own induction। तो ईएमएफ जिस वजह से भी इंड्यूस होता है वो अपने उस वजह को यानी कि कॉज को अपोज करता है, अपोज द कॉज ऑफ इट्स ओन इंडक्शन। ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो सकता है, ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस उसके इंक्रीज होने से इंड्यूस हो सकता है या डिक्रीज होने से। उसके दो कारण हो सकते हैं। तो ये जो कॉज है ये दो हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो जिस भी वजह से वो इंड्यूस होगा, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने की वजह से इंड्यूस हुआ है तो ईएमएफ उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर डिक्रीज होने से इंड्यूस हुआ है तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। यानी कि जिस वजह से वो पैदा हुआ है, जिस वजह से वो इंड्यूस हुआ है उस कारण का विरोध करता है। इंक्रीज होने से हुआ है तो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और डिक्रीज होने से हुआ है तो इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस क्रॉस साइन से अपोज करूं, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि ये कोई कॉइल है, इसमें अभी कोई करंट नहीं है और एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल। हम मैग्नेट को इस कॉइल की तरफ लेके आते हैं
तो अगर हम मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आएंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ एसोसिएटेड होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इस तरह से और साउथ पोल में एंटर करेंगे, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो नॉर्थ पोल से निकलेगा और ये ऐसे राउंड लूप बना के ऐसे साउथ पोल में एंटर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। तो जैसे जैसे ये इसके नजदीक जाएगा तो ये जो कॉइल का एरिया है उससे इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज होगा। तो ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल में जो मैग्नेट है वो एक कॉइल को अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा, और ईएमएफ जिस वजह से इंड्यूस हुआ है वो वजह है मैग्नेटिक फ्लक्स का इंक्रीज होना, तो वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो कॉज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, वो नॉर्थ पोल इसके नजदीक आ रहा है। तो जब ये इसके नजदीक आएगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और इस तरफ नॉर्थ पोल की तरफ वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और उससे दूसरी तरफ वाला जो एंड है वो साउथ पोल बन जाएगा। तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा तो करंट फ्लो होने लगेगी। राइट हैंड साइड की तरफ से अगर आप देखोगे तो आपको साउथ पोल दिखाई देगा, यानी कि आपको जो करंट है राइट हैंड साइड से देखने पे वो क्लॉकवाइज सेंस में दिखेगी, ठीक है। तो करंट कहां से आई, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस हुआ है और क्लोज लूप है इसलिए करंट आ गई। तो करंट की वजह से जो मैग्नेट वाला एंड है वो तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और आपको पता है कि नॉर्थ पोल को अपोज करेगा, यानी कि ये इसको नजदीक आने से रोकेगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज को रोकेगा, ठीक है। तो इसमें जो करंट की सेंस है वो करंट की सेंस क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अच्छा, अब आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर आप इसी वाली मैग्नेट को, ये जो मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो, कॉइल से दूसरी तरफ मूव करते हो, और आप राइट हैंड साइड की तरफ से देखते हो, तो अब आप बताइए कि करंट की डायरेक्शन किस तरह से हो। तो जब ये दूर जाएगा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, इससे एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इस केस में जो सेकंड केस है, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड के डिक्रीज होने की वजह से फ्लक्स डिक्रीज होगा, और फ्लक्स डिक्रीज होने से भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट फ्लो होगी, और ये इस मैग्नेट को दूर जाने से रोकेगी, क्योंकि ईएमएफ क्यों इंड्यूस हुआ है, मैग्नेट के दूर जाने की वजह से। कॉज है कि मैग्नेट दूर जा रहा है तो उसको रोकेगा, रोकने के लिए उसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस तरफ मैग्नेट की तरफ साउथ पोल बन जाएगा और दूसरी तरफ नॉर्थ पोल बन जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड की तरफ से देख रहे हो तो आपको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट दिखाई देगा, ठीक है। तो अगर क्लोज्ड लूप है तो उसमें करंट फ्लो होने लगेगी, और क्लोज्ड लूप नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगी, लेकिन ईएमएफ फिर भी इंड्यूस होगा। तो फैराडे ने बताया कि जब भी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ईएमएफ इंड्यूस होगा तो वो अपने कॉज को अपोज करेगा। अगर फ्लक्स के बढ़ने की वजह से इंड्यूस हुआ है तो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और अगर डिक्रीज होने से इंड्यूस हुआ है तो वो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। इसके कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी आप इसको नोट करिए। ये एग्जाम्पल देखिए कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है, और इनवर्ट है, ये एक इनवर्ट मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड को डिनोट करता है। ये कोई सर्कुलर कॉइल है और इस कॉइल को इसके अंदर ले जाया जाता है, ठीक है, और फिर ये इसके अंदर ट्रेवल करती है और फिर ये बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है कि जो इंड्यूस करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो दो केस है, एक तो जब ये एंटर करते हैं, व्हाइल एंटरिंग,
दूसरा जब ये फुल्ली एंटर हो चुके, फुल्ली एंटर्ड, और तीसरा केस है व्हाइल लीविंग, जब ये मैग्नेटिक फील्ड को लीव कर रही होती, व्हाइल लीविंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको करंट की डायरेक्शन बतानी। तो पहला केस देखिए, जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड को एंटर कर रही होती है कॉइल, तो इसमें करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी। तो करंट का कारण सोचिए कि भाई करंट किस वजह से आती है। तो करंट आती है पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ईएमएफ की वजह से। जब ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करेगी तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड जो होगा इसके साथ वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो चुका है, और जैसे जैसे ये अंदर जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। तो पहले केस में, फर्स्ट केस में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है बी इफेक्टिव, मतलब जो एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड जो इस एरिया के साथ एसोसिएट हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ से इंड्यूस, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करेगा, विल ट्राई टू रिड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिड्यूस कर सकता है, तो उसमें या तो करंट क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो दोनों केस को कंसीडर करिए। अगर ये जो कॉइल है इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है। तो जो करंट की सेंस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेगी वो करेक्ट होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आउटवर्ड होता है। ठीक है, तो इसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्ट होता है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्ट होगा। तो आप बताइए कि कौन सा केस, ए या बी में से कौन सा केस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करेगा। ए केस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करेगा या बी केस मैग्नेटिक फ्लक्स को रिड्यूस करेगा। ए क्यों करेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ट है, और ईएमएफ के इंड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो आउटवर्ड्स है। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, जिस वजह से रिजल्टेंट जो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्लक्स भी कम हो जाएगा। तो क्योंकि ये बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कर रहा है ए वाला पार्ट, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा और ये वाला करेक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, जब ये एंटर कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा और जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, अब ये सेकंड केस देखिए बेटा, जब ये पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर चुका होगा कॉइल, जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से एंटर कर चुका होगा तो सेकंड केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, और जब ये पूरी तरह से एंटर कर रहा होगा तो उससे ज्यादा फिर वो इंक्रीज नहीं होगा ना डिक्रीज होगा, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब फ्लक्स भी कांस्टेंट हो जाएगा, और फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो उसमें चेंज जीरो हो जाएगा, और अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ भी जीरो होगा, और ईएमएफ अगर जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। यानी कि इस वाले केस में कोई करंट नहीं होगी, इस वाले केस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, और इसमें जो करंट की वैल्यू है वो जीरो होगी, ईएमएफ भी जीरो होगा। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पूरी तरह से एंटर कर चुका होगा तो उसमें कोई करंट या कोई ईएमएफ नहीं होगा। अब थर्ड केस को देखिए बेटा, थर्ड केस में जब ये बाहर जा रहा होगा तो ये अब बड़ा आसान है। थर्ड केस में जब ये बाहर जा रहा होगा तो इफेक्टिव जो फील्ड है वो कम होगा, अगर इफेक्टिव फील्ड कम होगा तो फ्लक्स भी कम होगा, फ्लक्स अगर कम होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड,
और अगर ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसके अंदर करंट आएगी, और करंट आएगी तो या तो सेंस एंटी क्लॉकवाइज होगी और या सेंस क्लॉकवाइज होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो फील्ड आउटवर्ड्स होगा, और अगर क्लॉकवाइज सेंस में करंट है तो फील्ड इनवर्ड होगा। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कॉज को अपोज करेगा, यानी कि वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। किस केस में फ्लक्स इंक्रीज होगा? जिसमें मैग्नेटिक फील्ड जो एग्जिस्टिंग है उसको इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड सपोर्ट करेगा, यानी कि सेम डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। कम तो पहले से ही हो रहा है, तो और तो कम उसको होना नहीं है, तो उसको अपोज करेगा यानी कि इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो जो करंट की जो सेंस है वो कैसी हो जाएगी? तो इसमें तो कोई करंट नहीं होगी सेकंड पार्ट में, और थर्ड पार्ट में जो करंट है उसका सेंस हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज सेंस में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर है, उसके पैरेलल उसके ऊपर एक कॉइल रखी हुई है, और उसमें आपको बताना है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, और इस वायर में काफी स्ट्रॉन्ग करंट है। मैं आपको याद दिला दूं कि जो स्ट्रेट वायर है उसके राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होता है और लेफ्ट साइड में मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो राइट हैंड साइड में अगर आप करंट के तरफ अपना फेस करके खड़े हुए हैं तो राइट हैंड साइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ होता है, और लेफ्ट साइड में प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड से एंटर करेगा और लेफ्ट साइड से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा। ठीक है, इधर से एंटर करेगा, इधर से एग्जिट करेगा। ठीक है, तो बताइए बेटा इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, करंट कैसे इंड्यूस होती है या ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है? क्या फैराडे ने क्या बताया कि ईएमएफ इंड्यूस कब होगा? जब फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स आप किस किस तरह से चेंज कर सकते हो? या तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे, या एरिया को चेंज करोगे, या एंगल को चेंज करोगे। इसमें आपने ऐसा क्या चेंज कर दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? क्या इसमें कुछ बदला है बेटा, कुछ चेंज हुआ है? करंट जो पहले थी वही है ना? जो ना हम एरिया की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं ना एरिया चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो कितनी भी स्ट्रॉन्ग करंट इस वायर में क्यों ना फ्लो हो रही हो, फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं, यानी कि चेंज इन फ्लक्स इज जीरो। इसकी वजह से ईएमएफ भी जीरो होगा, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई डी टी, और क्योंकि ईएमएफ जीरो है तो इसकी वजह से करंट भी जीरो होगी, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ईएमएफ तभी इंड्यूस होगा जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो। कितना भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, वो अगर चेंज नहीं कर रहा है फ्लक्स को, तो वो ईएमएफ इंड्यूस नहीं कर सकता है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा बेटा? जीरो होगा। इस वजह से करंट भी जीरो होगी। अब करंट ही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसमें हम डायरेक्शन नहीं बता सकते करंट की, क्योंकि इंड्यूस करंट जीरो है। तो देखिए एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है और उसमें एक स्ट्रॉन्ग करंट आई ऊपर की तरफ फ्लो हो रही है ना, और उसके पैरेलल राइट साइड में एक स्क्वायर लूप रखा हुआ है, दिस इज स्क्वायर लूप ABCD, और ये इसके पैरेलल ही है। ठीक है, इसके काफी नजदीक रखा हुआ है, और हम क्या कर रहे हैं कि करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। आई इज बीइंग इंक्रीज, तो जो करंट है वो बढ़ाई जा रही है, करंट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आपको बताना है विल द कॉइल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड? Will the coil be attracted or repelled? तो कॉइल अट्रैक्ट होगी या रिपेल होगी, आप सोच के बताइए। देखिए अगर दो पैरेलल वायर्स हैं और उन पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में अगर करंट है I1 I2, तो आप बताइए कि इनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या रिपल्शन का फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का लगेगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर करंट इंड्यूस, ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट आती है, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होगा वो होता है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी।
तो आपको इस तरह से सोचना है कि आपने इस करंट को इंक्रीज किया, करंट अगर इंक्रीज करेंगे तो इसके एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट साइड में वो इन्वर्ट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका फॉर्मूला होगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगी। तो आपको सोचना है कि करंट इंड्यूस होगी तो किस डायरेक्शन में, और उससे इस कॉइल पे कितना फोर्स लगेगा, तो ये किस तरफ जाएगी, वो सब आपको सोचना है और फिर इसका आंसर करना है। तो करंट को इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्लॉकवाइज सेंस में तो करंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसको सपोर्ट करेगा। और अगर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई, करंट की डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स हो जाएगा और ये एग्जिस्टिंग फील्ड को अपोज करेगा। ये जो एग्जिस्टिंग फील्ड है इसको अपोज करेगा, फील्ड कम हो जाएगा और फील्ड के कम होने की वजह से फ्लक्स कम हो जाएगा, यानी कि हमें इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट मिलेगा। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी, होगी या नहीं बेटा? यस सर। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगी। अब यहाँ पे देखिए कि जो करंट है, ये जो करंट है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, करंट इस तरफ है, तो इसमें फोर्स लगेगा किस तरफ, ठीक है? तो इन दोनों में जो भी फोर्स लगेगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। सपोज करिए कि ये इस तरफ जा रहा है और अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो IL क्रॉस भी क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगी, क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन होगा, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, इस वजह से इसमें जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये जो F1 और F2 फोर्स है ये इक्वल और ऑपोजिट होंगे। इक्वल इसलिए होंगे कि यहाँ से इसकी किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस देखोगे तो ये डिस्टेंस सेम रहेगी, तो F1 और F2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो DC और AB के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो बैलेंस हो जाएगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अब आप AD पे देखिए, AD की जो डिस्टेंस है वो कम है R1, और ये CB की जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है, ये R2 R1 से ज्यादा है, या कहिए कि R1 R2 से कम। तो इस वजह से जो फोर्स AD के ऊपर लगेगा उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा जो फोर्स BC के ऊपर लगेगा। ये सभी को क्लियर है या नहीं? बाय दिस फॉर्मूला अगर D की वैल्यू कम हो गई तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। कम किसकी डिस्टेंस है? R1 कम है तो उस पे लगने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा होगा। अच्छा, अब ये बताइए कि AD पे जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा? रिपल्सिव होगा, क्योंकि I1 की वजह से इस पे फोर्स लगेगा, इसकी खुद की करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, यानी कि वायर से दूसरी तरफ होगा। और BC पे जो फोर्स लगाएगा, ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो BC के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? इस वाले फोर्स को हमने F3 नाम दे दिया। और अब ये बताइए बेटा, BC के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें I करंट है, इस वाली करंट की वजह से BC के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन बताइए। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये वाले जो करंट है और ये BC में जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में। तो जो वायर आपको दिया हुआ है उसमें I करंट और जो BC में जो इंड्यूस करंट है मान लीजिए कि I डैश, तो I और I डैश सेम डायरेक्शन में हो गए, तो इसलिए वो इसको अट्रैक्ट करेगा, तो F4 जो है वो अट्रैक्टिव हो, तो F3 ज्यादा है, F4 कम है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगा, सॉरी रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा, F3 बड़ा है F4 से। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा नेट फोर्स वो F3 माइनस F4 के इक्वल होगा, और क्योंकि F3 बड़ा है इसलिए जो F3 माइनस F4 है उसकी नेचर कैसी हो जाएगी? रिपल्सिव हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि द कॉइल विल बी रिपेल्ड। तो अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो कॉइल रिपेल होगी, कॉइल विल बी रिपेल्ड, ठीक है? और इसी में अगर आप ये करंट को डिक्रीज करोगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो उस केस में कॉइल विल बी अट्रैक्टेड। नोट करिए बेटा इस क्वेश्चन, ये
इसका जो एरिया है वो कांस्टेंट रेट से चेंज होगा। कैसे? सपोज करिए कि 1 सेकंड में इतना एरिया एंटर कर रहा है, तो नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही एरिया एंटर करेगा, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही एरिया एंटर करेगा, उससे नेक्स्ट सेकंड में भी उतना ही एरिया एंटर करेगा, क्योंकि जो ये है यूनिफॉर्म फिगर है और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, v वेलोसिटी से एंटर कर रहा है। अच्छा, ये वाला जो केस है वो सेकंड में नहीं, सेकंड में जो एरिया है वो यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि सर्किल की फिगर ही ऐसी है। तो डायमीटर तक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होगा, सॉरी फील्ड एरिया इंक्रीज होगा, और उसके बाद इसका जो एरिया है वो इंक्रीज तो होगा, लेकिन उसकी जो रेट है वो कम हो जाएगी। तो देखिए पहले सेकंड में अगर ये वाला एरिया इंक्रीज एंटर हुआ है और दूसरे सेकंड में ये एरिया एंटर कर रहा है, तीसरे सेकंड में एरिया एंटर कर रहा है, तो एरिया इंक्रीज तो हो रहा है, क्योंकि A1 में A2 ऐड होगा, फिर A3 ऐड हो जाएगा, तो एरिया इंक्रीज तो हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी रेट भी बढ़ रही है। यानी कि पहले सेकंड में जितना एरिया इंक्रीज हुआ था, दूसरे सेकंड में उससे ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा, तीसरे सेकंड में उससे ज्यादा एरिया इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जो एरिया इंक्रीज हो रहा है उसकी रेट इंक्रीज हो रही है, और इसमें ये सेम रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। तो एसोसिएटेड एरिया कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि फ्लक्स इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट, इंक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लक्स एक कांस्टेंट रेट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जो d phi b dt है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, दैट इज अ कांस्टेंट। ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव भी है। तो d phi dt कांस्टेंट है, और क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए उसके जो चेंज होने की रेट है वो पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब जो ईएमएफ है वो तो माइनस डी फाई डी टी होगा, तो ये कांस्टेंट होगा, और क्योंकि डी फाई डी टी पॉजिटिव है इसलिए नेगेटिव होगा। तो इस केस में जो ईएमएफ है वो नेगेटिव होगा और कांस्टेंट होगा। तो जब ये एंटर कर रहा होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो ईएमएफ है वो नेगेटिव आएगा, और एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल रहने का मतलब है कि वो कांस्टेंट है, तो ये टाइम एक्सिस हो गया, ये ईएमएफ हो गया। तो जो ऊपर वाला एक्सिस है वो ईएमएफ की, सपोज करिए कि ये वाली जो वैल्यू है वो ई नॉट है, तो ये माइनस ई नॉट के बराबर है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो नेगेटिव होगा। अच्छा, जब ये पूरी तरह से इसके अंदर एंटर कर चुका होगा, व्हेन दिस लूप इज वेल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, तो अब तो फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा, है ना। तो दूसरे केस में इसका जो सेकंड पार्ट होगा, बी पार्ट, व्हेन लूप हैज एंटर्ड कंप्लीटली, तो जब लूप पूरी तरह से इसके अंदर एंटर कर चुका होगा, तो अब तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यानी कि फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब जो डेल्टा फाई भी है वो जीरो हो जाएगा, तो इसकी वजह से ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। तो सपोज करिए कि ये वो पॉइंट है जब वो पूरी तरह से एंटर कर चुका है, उसके बाद जो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी। और सपोज करिए कि यहाँ तक ये पूरी तरह से उसके अंदर एंटर है, फिर वो बाहर निकलेगा, तो जब ये बाहर निकलेगा तो जिस रेट से इसका फ्लक्स इंक्रीज हुआ था उसी रेट से अब डिक्रीज होगा। तो उसका जो सी पार्ट है उसमें, व्हेन लूप लीव्स द मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स डिक्रीजेस विद अ कांस्टेंट रेट। तो फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा, और अगर ये कांस्टेंट रेट से डिक्रीज होगा तो इसका मतलब ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट होगा, और क्योंकि डिक्रीज हो रहा है तो इसलिए जो डी फाई डी टी है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव। और डी फाई डी टी अगर नेगेटिव है तो ईएमएफ तो उसका भी नेगेटिव है, यानी कि ईएमएफ कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस केस में ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा लेकिन कांस्टेंट रहेगा, तो फिर ये ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। सपोज करिए कि ई नॉट है, तो पॉजिटिव ईएमएफ आ जाएगा। तो इस तरह से ईएमएफ चेंज होगा। अब मैं इसका भी ग्राफ आपके साथ में बना रहा हूँ, तो इसका ग्राफ इस तरह से आता है।
देखिए ये जब अंदर एंटर करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी रेट जो है वो इंक्रीज हो रही होगी, तो इसलिए जो ईएमएफ है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। जब ये इसके डायमीटर तक पहुंच चुका होगा उसके बाद फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेकिन उसकी रेट डिक्रीज होगी। आप समझ रहे हो ना कि एरिया जितना पहले सेकंड में इंक्रीज होगा उसके बाद में दूसरे सेकंड में कम हो जाएगा, फिर उससे आगे सेकंड में और कम हो जाएगा, फिर और कम हो जाएगा। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी रेट कम हो रही है, यानी कि पर सेकंड वो उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है जितना वो पहले इंक्रीज हो रहा है। तो उसकी रेट डिक्रीज होगी, और रेट डिक्रीज होगी इसलिए वो रिड्यूस करेगा। जब वो पूरी तरह से एंटर कर चुका होगा तो फिर जो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा। फिर जब ये बाहर निकलेगा तो उसका फ्लक्स कम होगा, इसलिए ईएमएफ पॉजिटिव होगा। लेकिन उसकी जो रेट है वो पहले कम रेट से निकलेगा फिर ज्यादा रेट से निकलेगा, तो उसकी जो रेट है कम होने की वो बढ़ रही होगी, इसलिए ईएमएफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, और फिर वो घट रहा होगा। तो इसके चार सेक्शन आते हैं। ये पहले वाला सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, इसमें कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, ये थर्ड सेक्शन हो गया, और ये फोर्थ सेक्शन। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा फर्स्ट सेक्शन का। तो फर्स्ट सेक्शन को हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट सेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है विद एन इंक्रीजिंग रेट, और उसकी जो रेट है वो टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप इस सर्कल को देखिए, जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो A1 A2 A3 को देखिए, ये बढ़ता जा रहा है, यानी कि फ्लक्स बढ़ेगा और हर सेकंड वो फ्लक्स ज्यादा होता चला जाएगा, यानी कि फ्लक्स का जो रेट है वो इंक्रीज हो रहा है। इसलिए ईएमएफ भी इंक्रीज हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वो लेंज लॉ से उसको अपोज कर रहा है। जो दूसरा सेक्शन है ये डायमीटर से आगे वाला सेक्शन है। डायमीटर तक अब एंटर कर चुका है और उसके बाद में आगे एंटर करेगा तो एरिया तो बढ़ेगा लेकिन उसकी रेट कम हो जाएगी। इसकी वजह से फ्लक्स तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन उसकी रेट कम हो रही है। फ्लक्स इंक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट। तो फ्लक्स कम हो रहा है लेकिन उसकी रेट डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पापा ने आज आपको 10 रुपए दिए, फिर कल 8 रुपए दिए, तो आपकी मनी की वैल्यू तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी रेट डिक्रीज हो गई। पहले दिन जितने पैसे मिले थे दूसरे दिन उतने नहीं मिले, फिर आपको तीसरे दिन 5 रुपए मिले, तो आपकी मनी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन उसकी रेट कम हो रही है, मतलब हर दिन वो कम होता चला जा रहा है। ऐसे ही जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में जब ये बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, फ्लक्स डिक्रीज विद एन इंक्रीजिंग रेट, लेकिन उसकी रेट बढ़ती चली जाएगी विद एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, क्योंकि जब ये बाहर निकलेगा तो पहले सेकंड में सपोज करो A1 एरिया कम होगा, दूसरे सेकंड में A2 एरिया कम हो जाएगा, A2 A1 से ज्यादा है, यानी कि ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा दूसरे सेकंड में। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसके रेट इंक्रीज हो रही है। और जो फोर्थ सेक्शन है उसमें फ्लक्स डिक्रीज तो हो ही रहा है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो एरिया एसोसिएटेड है वो कम हो रहा है, लेकिन डायमीटर के बाद उसकी रेट कम हो जाएगी। तो फ्लक्स डिक्रीजेस विद अ डिक्रीजिंग रेट। तो फ्लक्स कम हो रहा है और उसके रेट भी कम हो रही है, जिसकी वजह से ईएमएफ भी कम हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको नोट करिए।